अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मेरे व्यूअर ने मैसेज किया है। कहते हैं कि जी, यू ऑलवेज टॉक अबाउट अ फ्लाई बैक कन्वर्टर, बट व्हाट डू यू मीन बाय फ्लाई बैक। कहते हैं जी, आप हमेशा फ्लाई बैक कन्वर्टर के बारे में बात करते हैं, तो ये बेसिकली फ्लाई बैक क्या है? फ्लाई बैक कन्वर्टर टोपोलॉजी क्या है? जब हम बात करते हैं फ्लाई बैक कन्वर्टर की, तो फ्लाई बैक कन्वर्टर ये एक तरीक़ाकार है, एक टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करते हुए किसी स्विच मोड पावर सप्लाई में हम वोल्टेज प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। जब भी हम बात करते हैं एसएमपीएस की, तो हम इसको यहाँ पर लाइन वोल्टेज देते हैं, आगे लगाते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। मैं एक सादा सा ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एसी वोल्टेज दिए, ये वोल्टेज यहाँ पर मिल जाते हैं हमें डीसी की सूरत में। इनको हम स्टोर करते हैं कैपेसिटर पर। ये कोई भी सप्लाई होगी, इन वोल्टेज को, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि हमने बड़े कैपेसिटर पर स्टोर किए हुए होते हैं, इन वोल्टेज को हमने ट्रांसफार्मर में से गुजारना है। अभी अगर ये वोल्टेज इस तरह मैं लेके आता हूँ, यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। अगर मैं इन वोल्टेज को डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, डायरेक्टली यहाँ से उठा के यहाँ पर, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। यानी जब करंट चलेगी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। जो बन गया वो अभी कम नहीं होगा। क्यों? कि परमानेंट करंट फ्लो हो रही है। जैसे ही करंट स्टार्ट होती है, वो अपनी एक लो लेवल से पीक पे जाती है। इसके बाद ये करंट इससे बढ़ती नहीं है। जितना मैग्नेटिक फील्ड बनना था बन गया, ये यहाँ पर स्टोर हो गया। तो इससे हम कुछ भी फ़ायदेमंद काम नहीं ले सकते। क्यों? ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। आपने यहाँ से वोल्टेज ट्रांसफ़र कराए, लेकिन उसके लिए शर्त क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना लाजमी है। मैं एक सादा सी मिसाल देता हूँ। जब हम बात करते हैं जनरेटर की, तो जनरेटर में हमारे पास ये एक्साइटेशन वाइंडिंग है जो कि बाहर स्टेटर के ऊपर लपेटी हुई है। तो इसको हम सप्लाई देते हैं। ये मैग्नेट भी हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट भी होता है, और ये कोई एक्साइटेशन वाइंडिंग होती है। यानी इसके अंदर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड आपने क्रिएट कर दिया। अगर परमानेंट ऐसे मैग्नेट ब्लॉक रखे हैं स्टेटर की जगह पे, तो वो भी ठीक है। इसके दरमियान जब हम किसी कंडक्टर को घुमाते हैं, चाहे वो रोटर है, कोई भी चीज़ है, इसको जब हम घुमाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अभी क्या होगा कि इसके घूमने से जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं वो इस रोटर को काटेंगी और इससे हम वोल्टेज ले लेंगे। यानी वोल्टेज रोटर में जनरेट होंगे। मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक था, आपने रोटर को घुमाया, यानी मैग्नेटिक फील्ड कट हो रहा है हर वक्त, क्योंकि इसकी रोटर की पोजीशन चेंज हो रही है। तो ऐसे ही अगर हम इस ट्रांसफार्मर को देखेंगे, तो ये भी समझ लें जनरेटर ही है, लेकिन इसमें भी दो वाइंडिंग है। एक रोटर है, यानी एक्साइटेशन वाइंडिंग है, और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब ये वाइंडिंग तो ना मूव कर सकती हैं। अभी वोल्टेज ट्रांसफार्मर में से कंडक्ट करवाने के लिए, आगे ट्रांसफ़र करने के लिए लाजमी है मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाया जाता है। यहाँ पर उसके लिए क्या किया जाता है कि इस जगह पर एक ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी कोई भी चीज़ लगाकर इसको ऐसे कनेक्ट करवा दिया जाता है इस लाइन के साथ। अभी ये जो भी चीज़ लगी है, ये एक टाइम के लिए करंट गुजरवाएगी। ये थोड़ी देर के लिए ऑन होगा, करंट चली, जैसे ही ये इस लेवल तक पहुंचेगा, यानी ये देखें, जैसे ही ये ऑन हुआ तो यहाँ पर प्राइमरी में करंट चलेगी, इसके बाद करंट रुकना शुरू हो जाएगी। यानी करंट चलेगी उतनी देर तक जितनी देर तक ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। अभी इस एंड पे है पॉजिटिव वोल्टेज, ये एंड है हमारा नेगेटिव। करंट चली, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसको एक फेरेट कोर के अंदर रखा गया है। इस कोर के अंदर ये जो कोर लगी हुई है, ये किसी भी शेप में हो सकती है, किसी डिज़ाइन में हो सकती है।
और इसके साथ अगर हम एक और वाइंडिंग रख दें तो इसमें वोल्टेज पैदा होंगे। जब ये मैग्नेटिक फील्ड फैलेगा, सिकुड़ेगा, जैसे मैंने कहा था कि जनरेटर के अंदर जो इसकी नॉर्थ साउथ लाइनें होती हैं, जब इसको घुमाते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोटर घूमेगा। इसके चेंज होने से मैग्नेटिक जो फ्लक्स है उसकी पोजीशन चेंज होती है, बार बार वो मुख्तलिफ जगह से उस वाइंडिंग को कट करेगी जो कि रोटर पे आपने की हुई है, तो वो वोल्टेज बनते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर भी वही कहानी है। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड कभी फैलेगा, कभी सिकुड़ेगा, कभी फैलेगा, कभी सिकुड़ेगा। क्यों? ये जो हम इसको ऑन ऑफ करवा रहे हैं, इसको कहते हैं स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हमें कोई भी डिवाइस चाहिए जो कि यहाँ पर इसको ड्राइव करे, कभी वो ऑन हो, कभी वो ऑफ हो। उसको PWM IC भी कहा जाता है, उसको SMPS कंट्रोलर भी कहा जाता है। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर लगाया जा सकता है। कोई भी चीज़ होगी वो इसको ऑन ऑफ करवाएगी। जब हम बात करते हैं एक सादा ट्रांसफार्मर की जो कि हम AC में इस्तेमाल करते हैं, उसमें जिस तरह की सीधी वाइंडिंग अगर ये की हुई है तो ये भी वाइंडिंग उसी डायरेक्शन में होती है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक ही डायरेक्शन में वाइंडिंग की हुई है। अगर एक को क्लॉकवाइज किया है तो दूसरी भी क्लॉकवाइज है। उससे क्या होगा कि अगर इस पे जो फेज़ है वो ऊपर बढ़ रहा है ऐसे, तो यहाँ पर भी उसका आउटपुट बढ़ रहा होता है इस एंड पे। अगर वाइंडिंग रिवर्स कर दी जाए, उल्टी कर दी जाए, यानी ये क्लॉकवाइज है घड़ी की समत में और इसको उल्टी समत में वाइंड कर दिया जाए, तो ये एंड जब पॉजिटिव होगा तो उस वक्त ये एंड पॉजिटिव हो रहा होता है, उस वक्त ये एंड पॉजिटिव हो रहा होता है, तो वाइंडिंग अपोजिट हो जाएगी। फॉरवर्ड कन्वर्टर के अंदर एक सादा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर में जो स्पेशलिटी है, जो एक ख़ास चीज़ है, वो ये है, इसका डॉट यहाँ पर है तो इस वाइंडिंग का डॉट यहाँ पर होगा। ये डॉट बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। इस फ्लाई बैक कन्वर्टर का डिज़ाइन देख लें, यहाँ पर देखें तो ये डॉट है। ये डॉट सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। हमें पता चलता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये है कि आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो 180 डिग्री अपोजिट वाइंडिंग है। इसका डॉट इधर, इसका डॉट इधर, डॉट और नॉन डॉट साइड आमने सामने होते हैं। तो ये फ्लाई बैक कन्वर्टर के अंदर सबसे स्पेशल चीज़ हो गई। अभी होगा क्या, जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करती है इस फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर में से, तो इसके आगे जो डायोड लगाया जाता है ये इस डायरेक्शन में हमेशा लगता है, और एक ये कैपेसिटर लग गया। अभी ये समझने वाली बात है। अभी देखिए ये करंट चली, यहाँ पर आपने, मैं कहता हूँ 300 वोल्ट हैं आपके पास DC, पॉजिटिव यहाँ पर हैं। इस एंड को देखेंगे तो ये ग्राउंड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं आप। तो होगा क्या कि जैसे ही ये ट्रांजिस्टर सैचुरेट होगा तो ये तकरीबन 1.4 वोल्ट ड्रॉप करता है सैचुरेशन की कंडीशन में। तो ये 1.4 वोल्ट आप कहते हैं ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक है, तो इसको आम हालात में इग्नोर कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का ये एंड नेगेटिव हो गया, 1.4 वोल्ट का ऑफसेट है, इसको भूल जाइए। हम कहते हैं कि जब ये ऑन हुआ तो ये कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं की इसने, और सीधा ये नेगेटिव स्विच होकर यहाँ पे आ गया, करंट फ्लो हुई, मैग्नेटिक फील्ड बना। इसके फैलने की वजह से वोल्टेज बने, लेकिन वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे होगी, ये एंड पॉजिटिव है तो उस वक्त वाइंडिंग का ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। इसके होने से क्या होगा कि ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस हो गया। क्यों? एनोड पे नेगेटिव वोल्टेज आ गए। हम कह सकते हैं कि इस वक्त जब इसमें से करंट चल रही है तो सेकेंडरी में कोई करंट नहीं चलेगी, क्योंकि ये डायोड यहाँ पर रिवर्स बायस है। हम कह सकते हैं कि इस वक्त ये काम हो रहा है कि हमारी सेकेंडरी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। क्यों? डायोड की वजह से। अभी जब ये ऑफ हुआ, यहाँ पे ऑफ पीरियड आया, तो इस वक्त ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये ऑफ हो चुका है। जब ऑफ हुआ, इसमें करंट रुकी, जब ये करंट रुकी, जो फैला हुआ मैग्नेटिक फील्ड था वो भी सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो ये अपोजिट पोलैरिटी में वोल्टेज जनरेट करवाएगा। अगर पहले ये एंड नेगेटिव था तो अभी ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव हो जाएगा।
सेम उसी तरह इस साइड पे भी अपनी वाइंडिंग को भी जब ये काटेगा तो ये रिवर्स पोलैरिटी में वोल्टेज पैदा करेगा, तो ये एंड नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अभी देखें, जब मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ने की वजह से इस वाइंडिंग का ये एंड नेगेटिव हुआ, अपोजिट साइड पे ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये अभी डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, फॉरवर्ड बायस होने से डायोड के आगे जाने से ये देखें, एक तो कैपेसिटर चार्ज होगा और अगर हम कोई भी लोड लगा देंगे तो लोड भी उस वक्त करंट लेगा। पहले जब करंट चली उस वक्त ये बंद रहा, जब करंट रुकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सिकुड़ने की वजह से वोल्टेज बने, उसने लोड को भी चलाया और कैपेसिटर को भी चार्ज किया। अभी दोबारा जब ये ऑन होगा उस वक्त क्या होगा, उस वक्त फिर ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि करंट चलनी है, इसमें वोल्टेज बनने है लेकिन डायोड रिवर्स बायस है, तो हमारा ये सिस्टम ऑफ रहेगा। उस वक्त ये कैपेसिटर इस लोड को चलाएगा। जब ये ऑन पीरियड होगा तो हमारा लोड करंट लेगा इस कैपेसिटर से, जब ये ऑफ होगा तो लोड और ये कैपेसिटर करंट लेंगे इस वाइंडिंग से। फ्लाई बैक में ये कैपेसिटर बड़ी वैल्यू का लगाया जाता है क्योंकि इसने ऑफ पीरियड में लोड को भी ड्राइव देना होता है। जितनी देर ऑफ पीरियड रहेगा ये कैपेसिटर उसको लोड को चलाएगा। अभी कहानी समझने वाली ये हो गई कि जब ऑन पीरियड है तो उस वक्त हम इसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं इस वाइंडिंग के अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फैल रहा है। जब ये ऑफ पीरियड आया, हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ, मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ने की वजह से वोल्टेज बने, कैपेसिटर चार्ज हुआ, लोड चला। अभी यहाँ पर एक और थ्योरी आती है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ इसने इजी पाथ दिया, 300 वोल्ट थे, ये 300 वोल्ट यहाँ पर आए और यहाँ से ये चले, तो 300 वोल्ट की वजह से इसमें करंट चली और मैग्नेटिक फील्ड बना। अभी जितना ये मैग्नेटिक फील्ड बना, मैं कहता हूँ 300 वोल्ट की वजह से बना, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड दोबारा कोलैप्स करेगा, अपनी वाइंडिंग को काटेगा, तो उस वक्त क्या होगा, ये अपोजिट पोलैरिटी में वोल्टेज बनाएगा। कैसे? पहले ये देखें, एंड ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर थे, ये एंड नेगेटिव था। अभी जब ये मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ा तो ये एंड नेगेटिव हो गया, ये एंड पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमारा जो लोड है, पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो इस कलेक्टर पे आ जाएगा और एमीटर पे नेगेटिव है, तो इस कलेक्टर और एमीटर पे VCE जो हैं वो 300 वोल्ट तो ये थे, Vin प्लस जो क्लैंप वोल्टेज हमारे बने हैं जो सिकुड़ने की वजह से बने हैं, तो ये उसी के बराबर ये वोल्टेज होंगे। क्यों? दो बैटरियां सीरीज़ में आ गई, एक हमारा ये सप्लाई और दूसरी सप्लाई जो सीरीज़ में हमने ये लोड दिया, कि जब ये कॉइल में हमने मैग्नेटिक फील्ड स्टोर किया, स्टोर हो गया, जब कोलैप्स करेगा रिवर्स वोल्टेज बनेंगे, यानी अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। तो दो सेल हमारे सीरीज़ में आ गए, जब सीरीज़ में आ गए तो 600 वोल्ट हो जाएंगे। जब ये 600 वोल्ट हुए तो इस ट्रांजिस्टर पे स्ट्रेस आएगा, इसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें से करंट फ्लो होने की वजह से 600 वोल्ट की वजह से करंट ज़्यादा होगी, तो ये हीट अप भी होगा। उससे बचाने के लिए यहाँ पर एक RCD स्नबर लगाया जाता है, ये R, C और D, ये डायोड, ये चीज़ें लगाकर इसको ऐसे क्लैंप करवा दिया जाता है। तो अभी ये होगा कि जब ये पोलैरिटी रिवर्स होगी, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होंगे, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जब फॉरवर्ड बायस होगा तो ये इनके थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। इसकी अलग से कैलकुलेशन है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो ये RCD स्नबर इसको प्रोटेक्ट करवाएगा। जब ऑफ पीरियड होगा, जो रिवर्स मैग्नेटिक की वजह से, जो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वोल्टेज बनेंगे, उसको ये डिस्चार्ज करवाएगा। अभी इसमें जो फ़ायदा है वो ये है कि हम बिल्कुल छोटा एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं, सिंपल ट्रांजिस्टर लगाते हैं, वो स्विच करता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करते हैं, ऑफ पीरियड में आगे भेज देते हैं।
इससे ये होता है कि हम थोड़ी एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाते हैं, क्योंकि जब स्विच हो रहा है तो उस वक्त एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही। क्यों? उस वक्त हम इसको बचा रहे होते हैं। इस टोपोलॉजी में यानी ये लो पावर कंजप्शन डिवाइसेस में होता है। जैसे आप 30-40 वाट तक, 50 वाट तक आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो कोर यहाँ पर ये लगी हुई है, अगर ये यहाँ पर 50 वाट के लिए लगी है, 50 वाट फ्लाई बैक में है, यही कोर अगर आप पुश पुल में लगाएंगे तो इसको 50 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें या 50 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दें तो ये तकरीबन 150 से लेके 200 वाट तक आपको देगी। 150 से 200 वाट पावर आउट करेगी पुश पुल में। फ्लाई बैक में 50 वाट। तो देखिए हमारा कोर साइज़ बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि ट्रांजिस्टर साइज़ हमारा कम हो गया। हमें थोड़ा सा इसको स्विच करवाना है, स्टोर करवाना है, एनर्जी को यहाँ पर ट्रांसफ़र करवा देना है। पुश पुल के लिए जब आप इसको डिज़ाइन करेंगे, हाफ ब्रिज में डिज़ाइन करेंगे, फुल ब्रिज में डिज़ाइन करेंगे, तो उस वक्त आपको ज़्यादा IGBT चाहिए, ज़्यादा ट्रांजिस्टर चाहिए। तो यहाँ पर ये सहूलत है कि एक ही ट्रांजिस्टर से स्विच करवाएं, कोर बड़ी लगा लें, काम करेगी। इसके लिए आउटपुट साइज़ का कैपेसिटर जो है वो बड़ा हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डिज़ाइन के अंदर उनको देखा जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये फ्लाई बैक टोपोलॉजी लो पावर कंजम्पशन डिवाइसेस में इस्तेमाल होती है। अगर इसकी टाइमिंग डायग्राम देख लें, ये जो पहला ब्लॉक है ये है इसका टाइमिंग का, ये है इसका टी ऑन, जिस टाइम पे ये ट्रांजिस्टर स्विच करता है। जब इसने स्विच किया तो यहाँ पर देखें वी इन जो है ये प्राइमरी पे अप्लाई कर दिए जाते हैं पूरे के पूरे, और उस वक्त इसकी प्राइमरी इंडक्टेंस की वजह से लीनियरली करंट बढ़ती है, स्लोली बढ़ती है। ये देखें फ़ौरन से करंट पीक पे नहीं जाती, क्योंकि उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड एक्सपैंड हो रहा होता है। तो ये एक्सपेंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एक लेवल तक पहुंचता है। जब टाइम ऑन पूरा हो जाता है तो उस वक्त पीक प्राइमरी करंट होती है। अभी उस वक्त ये डायोड हमारा रिवर्स बायस होता है। तो डायोड के अंदर कोई भी करंट नहीं चलती। ID जो है उस पर वोल्टेज स्ट्रेस होता है। वो किस रेशो पे होता है कि कितने टर्न प्राइमरी पे हैं, कितने सेकेंडरी पे हैं। अगर इसमें 10:1 रेशो है, अगर यहाँ पे 100 टर्न है और यहाँ पे 10 टर्न है, तो 300 वोल्ट अगर आप स्विच करवा रहे हैं तो 10:1 रेशो है, तो यहाँ पे 30 वोल्ट आएंगे। लेकिन डायोड रिवर्स बायस है, कोई काम नहीं होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा, कब सिकुड़ेगा? जब ऑफ पीरियड आएगा। जैसे ही ऑफ पीरियड आया तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ा है, तो देखें प्राइमरी वाइंडिंग पे रिवर्स वोल्टेज आ रहे हैं, जिसको हमने क्लैंप करवाना है इस चीज़ से। और एन उसी टाइम देखें तो स्विचिंग करंट नहीं है, लेकिन जो डायोड में से करंट फ्लो हो रही है वो उस वक्त शुरू हो जाती है। क्यों? कि उस वक्त हमारा ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। यानी ऑफ पीरियड में डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और क्लैंप पे उस वक्त वोल्टेज जो है, स्ट्रेस कितना होगा? क्लैंप करने के बाद जो हमारी VCC है, सप्लाई वोल्ट, जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है, उसके बराबर ही इस पे मॉसफेट पे स्ट्रेस आएगा अगर ये स्नबर लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ तो स्ट्रेस इससे डबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।